हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के कक्षा 8 के साइंस का यानी कि विज्ञान का अध्याय 11 बल तथा दाब का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे हम अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे देखेंगे। और हर बार मैं बोलता हूँ, कोई भी अगर यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाता हूँ एनसीईआरटी का, तो मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप लोग चैप्टर ज़रूर एक बार रीड किया करिए, जिससे आप लोगों को मैं जो समझाऊंगा, जो बताऊंगा, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर चैप्टर नहीं भी रीड किया है तो स्टार्टिंग में जो मैंने अभी यहाँ पे बना रखा है सेक्शन, आपने क्या सीखा है इस चैप्टर से, वो सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। आपने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ जाएंगी। तो बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए अगर आप लोगों को अच्छी लगती है। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए आपने क्या सीखा। मैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने बना रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है बल धक्का देना, अपकर्षित करना जिसको कहते हैं, धक्का देने को, अथवा खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। बल जो हम जानते हैं, आपने देखा होगा, हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या फिर किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें हमें बल लगाना पड़ता है, उसको हम बल कहते हैं। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो परिमाण और दिशा दोनों होने का मतलब है कि बल पे जब हम किसी वस्तु पे हम जब बल लगाते हैं तो वो विस्थापित होती है किसी एक निश्चित दिशा की तरफ। जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उस दिशा में वो विस्थापित होती है कोई वस्तु। तीसरा पॉइंट है बल दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होने के कारण लगता है। यहाँ पे बल तभी लगता है जब दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया हो। जैसे अगर हम कोई किसी कार को धक्का दे रहे हैं तो मनुष्य जब धक्का देगा, बल लगाएगा, तो कार भी उसी दिशा में, जिस दिशा में बल लगाएगा उसी दिशा में मनुष्य और कार दोनों चली जाएंगी। ठीक है। अगला पॉइंट है किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन या गति की दिशा में परिवर्तन या दोनों में होने वाले परिवर्तन का तात्पर्य है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। यानी कि अगर हम किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन या फिर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन या फिर दोनों, चाल और गति की दिशा में दोनों परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि वो अगर स्थिर अवस्था में रुकी हुई है तो वो चलने लगेगी। चल रही है, अगर हम उसको रोकते हैं, बल लगा के खींचते हैं, तो वो उसकी गति में कमी आएगी। ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है। अगला पॉइंट है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में या उसकी आकृति में परिवर्तन ला सकता है। आपने देखा होगा, अगर कोई, जैसे कि गुब्बारे को ले लीजिए आप, गुब्बारे में पानी भर दीजिए, अगर उसको हम दबाते हैं तो वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वो फूट जाता है। तो अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, वो अगर गति, बॉल है, गेंद, आपने बैट बॉल खेला होगा, बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको अपने हाथों से रोकते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। उसको रोकने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है। तो हम अगर किसी वस्तु पे उस बल लगाते हैं तो उसकी गति अवस्था में या फिर उसकी आकृति में, दोनों में परिवर्तन हो सकता है। अगला पॉइंट है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर अथवा संपर्क में आए बगैर लग सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को, जैसे हम टेबल है, उसको बल लगा के एक जगह से दूसरे स्थान पे विस्थापित करते हैं, रखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया संपर्क में आकर, ये हो गया टेबल को संपर्क में आएंगे तभी आप उसको एक जगह से दूसरी जगह रखेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा गया संपर्क में आए बगैर। तो संपर्क में आए बगैर का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल जैसे है, अगर आप छत से कूदते हैं, कूदिएगा मत, मैं बोल रहा हूँ बस, छत से अगर कूदते हैं तो कोई चीज़ बिना टच, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो हमसे टच में नहीं रहती, फिर भी वो हमें पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। चुंबक देखा होगा आपने, चुंबक एक दूसरे से स्पर्श में आए बिना ही एक दूसरे को खींच लेते हैं अपनी तरफ, या फिर उसका अगर अपोजिट सेम पोल ला देंगे एक साथ तो आप एक दूसरे को दूर ढकेल देंगे बिना संपर्क में आए हुए। अगला है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अगर हम किसी एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित बल लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस जगह पे लगाया गया दाब। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ की जो वायु है, वो चारों तरफ वायु भी आपको पता है कि प्रेशर लगाती है, वो बल लगाती है, तो उसको क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। लास्ट पॉइंट है द्रव तथा गैसें जो होती हैं वो बर्तन की दीवारों पर दबाव लगाती हैं।
जो जैसे गुब्बारा आप भरेंगे तो गुब्बारे में जो गैस होगी वो गुब्बारे की दीवारों पे बल लगाएगी, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। जैसे ग्लास में अगर पानी भरेंगे तो ग्लास में जो पानी होगा ग्लास की दीवारों को पे बल लगाएगा बाहर की तरफ जाने के लिए। तो ये हो गया आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा था। अब देखते हैं चैप्टर से यहाँ पे जितने प्रश्न उत्तर हैं उसको यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो धक्के और खिंचाव के कारण जो आपको यहाँ पे बताना है कि गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, वहाँ पे आपको 2 उदाहरण बताना है। तो पहला है धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। पहला है हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। आप गेंद पर प्रहार मारते हैं हॉकी से तो आप देखते होंगे जो गेंद रुकी हुई होती है वो तेज़ी से जाने लगती है, तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहले स्थिर अवस्था में थी, अब गतिज अवस्था में हो गई है। दूसरा, किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार। आपने देखा होगा बचपन में, आपने हो सकता है चलाया हो, टायर को लकड़ी से चलाते हैं और टायर चलता चला जाता है। तो अगर टायर की रफ्तार को बढ़ाना होता है तो लकड़ी से हमको उस टायर पे और ज़ोर से प्रहार करना होता है, तो वो टायर और तेज़ी से भागने लगता है। ये तो हो गया धक्के के कारण। अब देखते हैं यहाँ पे खिंचाव के कारण जो गति में परिवर्तन होता है। कुएँ से रस्सी को ऊपर खींचना। जब कुएँ से हम पानी निकालते हैं तो रस्सी के ऊपर खींचते तो हम उसको खिंचाव का एक उदाहरण हो गया। खिंचाव के कारण जो हमारा कुएँ से पानी है वो बाहर की तरफ आ जाता है। अगला है धनुर्धर का तीर चलाना। देखा होगा आपने, धनुष बाण देखा होगा। धनुष को अपने धनुष पे बाण को लगाते हैं और जो धनुष का पीछे का रस्सी होता है वो खींचते हैं। तो खींचने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो हमारा जो तीर होता है, बाण होता है, वो तेज़ी से आगे की तरफ जाता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है, यहाँ पे बल के द्वारा आपको वस्तु की आकृति में परिवर्तन के बारे में बताना है। तो रबड़ बैंड खींचना जो होता है, आपने रबड़ बैंड देखा होगा जो लड़कियाँ बालों में लगाती हैं। मिठाई का पैकेट रबड़ लगा के आता है, उसको आप अगर खींचेंगे एक निश्चित दूरी पे जाने के बाद वो टूट जाता है, तो बल लगाने पे उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। दूसरा है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। आप बॉल देखे होंगे, उसको अगर आप दोनों हाथों से दबाएं तो देखेंगे बल लगाने पे वो दब जाता है हल्का सा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को, यहाँ पे देख लीजिए मैंने आंसर यहाँ पे नीचे लिख रखा है, सारे आंसर यहाँ पे हैं, आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो कुएं से रस्सी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक। तीसरा है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है। और चौथा है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उसके दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। आपने देखा होगा चुंबक का जो सेम पोल होता है, नॉर्थ अगर नॉर्थ के पास ले आएंगे तो वो एक दूसरे को दूर ढकेल देगा, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित करना। अगर समान होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर अपोजिट पोल होंगे, अगर नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है इसका चुंबक का, ये वाला मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर यहाँ पे हम चुंबक लाते हैं दूसरा, इसका यहाँ पे हम साउथ रखते हैं, यहाँ पे नॉर्थ रखते हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है। वह तीर को छोड़ता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रतिकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आपको यहाँ पे कथन दिया गया है, आप देख लीजिए, यहाँ पे कथन दिया गया है, ये पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। पहला है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आकृति इसमें भरा जाएगा, आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक। तो पहले में मैंने यहाँ पे सारे आंसर लिख रखे हैं, इसको आप देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक एक करके बता देता हूँ। ख है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है, ठीक। तीसरा है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। और चौथा है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व पहले में भरा जाएगा तथा वायु के घर्षण के कारण होता है, ठीक। अब देखते हैं हम आगे पांचवा क्वेश्चन, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए।
तो यहाँ पे देख लीजिए, क है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगलियों से दबाना। तो यहाँ पे मैंने नीचे आंसर लिख रखा है, उसको आप देख के लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने के लिए बल लगाने का वाला कारक मांसपेशियाँ यानी पेशी बल है, तथा बल नींबू पर लग रहा है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन हो रहा है, नींबू से रस निकल रहा है। ख है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशी पेशी बल होगा। जहाँ पे मांसपेशियों का यूज होगा वहाँ पेशी बल होगा, तथा बल ट्यूब पर लगाया जा रहा है तो जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन हो रहा है, पेस्ट बाहर निकल रहा है। ग है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी से दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार असंपर्क बल है। ठीक है, यहाँ पे संपर्क नहीं हो रहा है। जिस पर बल लग रहा है वह हुक कमानी है तथा बल के प्रभाव से कमानी खींच रही है। और चौथा है, यहाँ धावक के दौड़ने गति के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई पर उठा सकता है। अतः उसका यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिल रहा है, व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल रहता है। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़ों को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़ों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, लिखा गया है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़ों को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशी बल, जो संपर्क बल का एक उदाहरण है, लोहे के टुकड़ों को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के कारण लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार पर चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार का गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, स्थिर वैद्युत बल। आगे है आठवां क्वेश्चन। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम अपने हाथ में भरी हुई एक पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाला बलों का नाम, पहला गुरुत्व बल, दूसरा तनाव बल। देख लीजिए, बाल्टी पर लगने वाले बलों का द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल बल शून्य होता है। नौवां क्वेश्चन है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। आपने रॉकेट लॉन्च होते देखा होगा, रॉकेट लॉन्च होता है तो उपग्रह को वो उसकी कक्षा में प्रक्षेपित करता है। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल हैं, पहला वायुमंडल द्वारा घर्षण बल और दूसरा गुरुत्व बल। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है जो कि आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी कि नोजल से आप जो ड्रॉपर का आगे का ऐसे, रुकिए मैं दिखाता हूँ बना के, ऐसे ड्रॉपर होता है, यहाँ का जो आपका ये आगे का नोजल होता है यहाँ पे ड्रॉपर का इसके बारे में बताया जा रहा है, को पानी में रख कर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। आपने देखा होगा ड्रॉपर को पानी में डुबा के अगर आप दबाएंगे तो उसमें जो हवा रहती है वो बाहर की तरफ निकलती है जिससे बुलबुले निकलते हैं। बल्ब पर से दबाव हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? पहला क 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पानी का दबाव, दूसरा पृथ्वी का गुरुत्व, ग रबड़ के बल की आकृति और चौथा वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण उसमें से जो हवा निकली रहती है वायुमंडलीय दाब के कारण उसकी जगह पे वो पानी में डूबा रहता है ड्रॉपर, तो पानी खींच लेता है दबाव के कारण। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, इतना ही आप लोगों के चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन आंसर था और ये NCERT के जो जेन्युइन बुक है उससे है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई सस्पेंस है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोगों का आंसर आप तक पहुँचा सकूँ।
और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। और आप लोगों को किसी भी चैप्टर का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी क्लास का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की सॉल्यूशन आप तक पहुँचा दूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।